Hello everyone, welcome in eShiksha. Let's start our mission HRF 2021. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति को पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारी क्लास नंबर 13 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर कर दें। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग मेथड्स और हम लोग पढ़ चुके थे टीचर सेंटर्ड मेथड को। लर्नर सेंटर्ड मेथड को भी मैंने नहीं पढ़ाया था और हम पढ़ रहे थे मिक्स मेथड। मिक्स मेथड में पैनल डिस्कशन तक हमने पढ़ लिया था और पैनल का हिंदी मैंने बोला था आपसे कि मैं सर्च करके बताऊंगी, तो ये पैनल ही लिखा मुझे मिल रहा है। ठीक है, पैनल चर्चा लिख के मिल रहे हैं। अब हमें पढ़ना है ब्रेन स्टॉर्मिंग। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इंग्लिश में नाम तो इसका ठीक ठाक है, बट हिंदी में इसे कहते हैं मस्तिष्क झंझावती। मस्तिष्क झंझावती और साथ में इसे विप्लव भी कहते हैं और कहते हैं विचार मंथन। विचार मंथन। प्लीज गिव मी अ सेकेंड। बाबू आवाज कम करिए। आवाज कम करिए आप लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे दिया था आपका ए.ई. ऑसबर्न ने। ठीक, ए.ई. ऑसबर्न ने दिया था और इस टेक्निक को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान में। जब समस्या का समाधान करना होता है तब हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहीं कहीं कहा गया है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये एक क्रिएटिव ग्रुप वर्क है। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप है, क्रिएटिविटी करते हैं। किस टाइप की क्रिएटिविटी? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एक ग्रुप को, समस्या का समाधान करना है एक ग्रुप है। इसमें ढेर सारे मेंबर्स हैं, इन्हें समस्या का समाधान करना है क्रिएटिविटी के थ्रू, इसलिए इसे क्रिएटिव ग्रुप वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे सब अपनी अपनी एक समस्या है, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, इस पे सब अपनी अपनी राय आइडियाज देंगे, विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सारे के साथ। इसमें ये जो पर्सन है ग्रुप का, इस पर्सन के आइडिया का उस पर वाद विवाद कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के आइडियाज का क्रिटिज्म यानी कि आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो इस मेथड में ये पर्सन, किसी भी पर्सन का, जब ये पर्सन आइडिया दे रहा है इस प्रॉब्लम के लिए,
तो इसने जो आइडिया दिया उस पे वाद विवाद कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट कोई भी एक दूसरे की आइडियाज का आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ये इसकी खास बात है। ए.ई. ऑसबर्न ने दिया था, इस नाम को याद रखिएगा, मे बी ये क्वेश्चन आ जाए। फिर सभी के आइडियाज को क्या करते हैं, सभी के आइडियाज को एक रिलेशन बनाते हैं। सभी के आइडियाज का, अगर किसी की आइडियाज में थोड़ी त्रुटि है तो उसको सही करते हुए दूसरे की आइडिया का यूज करते हुए, एफ यूज करते हुए एक रिलेशन, संबंध बनाते हुए क्या करते हैं, चलते हैं, रिलेशन बनाते हुए चलते हैं, जिससे कि इस प्रॉब्लम, ये सारे के सारे विचार यानी आइडियाज, इतना शोर पटाख पटाख करती हैं, रिलेशन इन सारे के सारे लोगों के विचारों का संबंध बन जाए और इन रिलेशन से हम इस प्रॉब्लम यानी कि समस्या का समाधान कर सकें। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसमें माइंड मैपिंग भी होती है, ठीक है। माइंड मैपिंग का क्या एक रूप हो सकता है, माइंड मैपिंग के रूप में हो सकता है। माइंड मैपिंग को हिंदी में कहते हैं मन मानचित्रण, मन मानचित्रण, ठीक है। अब माइंड मैपिंग, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइंड मैपिंग क्या होती है। जैसे कि इस पर्सन ने आइडिया दिया प्रॉब्लम का, तो ये जो यहाँ पर्सन बैठा है, इसके आइडिया जो इसने दिया, अपने मन में वो भी चलाने लगा उस आइडिया को और सोचने लगा कैसे कैसे इस आइडिया को और इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर एक पर्सन ने आइडिया दिया, तो फिर इसने और ऐड कर लिया और उसको बेटर बना लिया, या फिर यहाँ वाला भी पर्सन इन दोनों की आइडिया से मिलके अपने आइडिया को बेटर बना सकता है। ये मन में चल रहा है, इसलिए कहते हैं इसे मन मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमें क्वालिटी पे ये ज्यादा कम फोकस करते हैं, यानी कि गुणवत्ता पे कम फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, मात्रा पे ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आइडिया मुझे दो और सबका मिला के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ना कि एक ही लोग बहुत बेटर सी आइडिया तो सोचो समझो तब दो, मुझे ज्यादा से ज्यादा आइडिया दो। यानी कि क्वांटिटी चाहिए ना कि क्वालिटी, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपसे पूछा जा सकता है, स्पॉन्टेनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, सहजता यानी कि जो सहजता होती है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की मुख्य पहचान, हॉलमार्क का मतलब है यहाँ पे मुख्य पहचान होती है। क्या मुख्य पहचान होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग की? सहजता, स्पॉन्टेनिटी। ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के आ सकता है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हमें एडवांटेज पढ़ना है। एडवांटेज यानी कि लाभ पढ़ना है हमें। लाभ इसका ये होगा कि ये क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको इनकरेज करेगी, इंक्रीज करेगी। इकोनॉमिकल होता है, मितव्ययी होता है।
और क्या, थिंकिंग को, विचार को क्या करेगी, ये इनकरेज करेगी, है ना, सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी और इससे मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज। तो अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है, यानी कि दोष भी। अरे थोड़ा शोर कम मचाइए। डिसएडवांटेज भी इसका कुछ, यानी कि सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ, तो डिसएडवांटेज यानी दोष, दोष क्या हो सकता है कि ये सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत सही नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए सही नहीं है, सिस्टमैटिक वे नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाने का, और जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो सकता है ये मेथड। तो ये हो गया आपका इसका दोष। तो मुझे लगता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क झंझावती तकनीकी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे मूव करते हैं, फिफ्थ मेथड पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं। आप सभी लाइव क्लासेस भी नहीं चाहते हो, बताओ, लाइव तो हूँ नहीं मैं कि मैं आपकी बातों को आप तुरंत समझ रही हूँ। आप सभी बताते हो आप बिजी हो, तो आपको लेक्चर्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए। मैं रिकॉर्डेड बना के देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे फीडबैक नहीं चाहिए। फीडबैक तो आप लोग दे सकते हो ना, फीडबैक आप मुझे दे सकते हो, या फिर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप ये सोचते हो कि मैंने तो अपने क्लास के लिए पेमेंट किया हुआ है, तो मैम का या फिर आप फ्रेंड भी जो भी बोलो, हर्षिता का जो ड्यूटी है वो है कि वो पढ़ाएंगी बस। बट एक्चुअली जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या समझ में नहीं आ रही है, बेटरमेंट कहाँ होगा, है ना। क्योंकि मुझे आप लोगों का रिजल्ट चाहिए नेट जेआरएफ का। आप लोगों को शायद कम टेंशन हो, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो वो उनके मन में चलो चलो ये बस एक ट्रायल है। नो, दिस इज नॉट ट्रायल, है ना। जब बहुत बच्चे सोचते हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये सिर्फ ट्रायल होगा, नहीं, जब आप पढ़ रहे हो, आपने पेमेंट किया है, पेड क्लासेस ले रहे हो, तो ये ट्रायल क्यों होगा, ये आपको इसी में क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। इसे ट्रायल के रूप में मत लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट अटैक में आसानी से क्लियर हो सकता है, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतना सर्च करके अपने पूरे नोट्स से पढ़ा रही हूँ आपको, और जितना मैंने पढ़ा था उसमें मैंने बहुत ही ऐड की हुई है चीजें, नई नई चीजें। तो जब इतने अच्छे से मैं सारा मैटर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसे ट्रायल के रूप में प्लीज मत लीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और आप अगर सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करोगे तो 100% मैं लिख के दे रही हूँ, लोग कहते हैं ना मैं लिख के दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होगा, सेकेंड अटेम्प्ट मत ढूंढो प्लीज आप, है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होगा 100%। बस फॉलो करिए और फीडबैक दे दिया कीजिए, है ना। चलिए, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। जॉन डीवे का नाम आपने सुना होगा। तो जॉन डीवे के जो एक शिष्य थे, पीपल थे, विलियम किर्कपैट्रिक। विलियम किर्कपैट्रिक, उन्होंने
डिस्कवर किया था ये परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट मेथड में, परियोजना विधि में, एक इंडिविजुअल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है। अब एक ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप कहिए, स्मॉल ग्रुप में कुछ लोग मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट तो आपने सुना ही होगा। और कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करे। इस विधि में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभववादी अधिगम पे फोकस किया जाता है। अब अनुभववादी अधिगम में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका मतलब होता है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आप जानते हो ना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, इस पे फोकस किया जाता है। प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है काम को करेगा, है ना, वर्क को करेगा और उसी बेसिस पे सीखेगा। तो इसलिए इसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। इसमें डेमोक्रेसी पे फोकस किया जाता है, यानी लोकतंत्र पे, और कोलैबोरेशन पे, यानी बच्चे मिलजुल के काम करना सीखें। इस चीज पे यहाँ फोकस किया जाता है। टीचर का रोल यहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करे या गाइड बने, मार्गदर्शक बने। यहाँ उसका इतना ही काम होता है। बच्चे को या फिर जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनको आप अपना काम बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट दे दीजिए और इस प्रोजेक्ट पे ये काम करेंगे और अपने अनुभव द्वारा सीखेंगे। समझ गए आप? अब इसके एडवांटेज यानी कि लाभ क्या हो सकते हैं? इसका लाभ ये होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट पड़ेगी बच्चों में। समालोचनात्मक चिंतन की आदत पड़ेगी बच्चे में, और टीम वर्क की आदत पड़ेगी। अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कोई बच्चा कुछ सर्च करेगा, कोई बच्चा कुछ, जिस तरह से उनका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, तो ये टीम वर्क की बच्चों में हैबिट पड़ेगी। इसका दोष क्या होगा? दोष और इसकी सीमाएं आप कह सकते हो कि इसकी सीमाएं क्या होंगी? तो सीमाएं ये होंगी कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं जो फैसिलिटेटर है वो बच्चे को प्रोजेक्ट देके छोड़ दे, जाओ अपना प्रोजेक्ट करो, नहीं, उसे हर पल बच्चे का ध्यान रखना होगा, ध्यान से देखना होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कब क्या किस चीज की जरूरत है, कितना कवर कर दिया। और आप ये तो जानते हो कि प्रोजेक्ट कोई भी बनता है तो उसमें एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ना, अतिरिक्त संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब इसकी डिसएडवांटेज यानी और सीमाएं, दोष, कुछ भी कहिए, हो सकते हैं। अब है आपका रोल प्लेइंग।
मैं इस लेक्चर को यहीं पे बंद कर रही हूँ और अभी उसे नेक्स्ट में कर देती हूँ, नेक्स्ट में कवर कर देती हूँ।